हेलो स्टूडेंट। तो कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? आप लोग का बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो 17 फरवरी से क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, जो कि आप लोग को मालूम है। तो मैं आप लोग के लिए आज मॉडल सेट 2 लेकर आया हूँ। इसमें आप लोग के लिए 80 ऑब्जेक्टिव है। ये आपका साइंस का सेट नंबर 2 है। अगर आप लोग मॉडल सेट 1 नहीं देखे हैं तो आप ज़रा देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है आप लोग का। प्लेलिस्ट VBI ऑब्जेक्टिव फॉर क्लास 10th करके है। आप वहां से क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं, आप वहां से स्टडी करिए। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपको एग्जाम में बनाना कितना है, 40 ही बनाना है। लेकिन मैं अभी आप लोगों के लिए 80 का 80 ऑब्जेक्टिव को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगा कि कैसे हुआ है, और याद भी कराऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आप अगर शुरू से लेकर अंत तक बने रहे तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है। बस आप याद रखो, अगर आपको अच्छा नंबर रिजल्ट लाना है, अचीव करना है, तो आप लगातार बने रहो। टोटल ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव मेन रोल अदा करता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो समय इन्वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोग के लिए है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो स्टूडेंट आप लोग को पता होगा कि अवतल दर्पण की अगर फोकस वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो R इक्वल्स टू कितना है, 40 सेंटीमीटर। ओके, तो हमसे पूछा क्या है, तो F बराबर क्या होगा भाई? तो हमको पता है भाई कि F बराबर क्या होता है सर, R/2, ये रिलेशन होता है। ओके, तो है कितना, 40, कितना करोगे /2, आएगा कितना 20। तो ये क्या आया, 20 सेंटीमीटर आया। कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। रिलेशन याद रखिएगा, F बराबर R/2। ये तो आपको 5 नंबर में लॉन्ग में पूछ भी देता है प्रूव करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? देखिए, वायु में जो है ना, प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम जाती है। ठीक है, तो आप ये याद रखोगे। ठीक है, आगे देखिए। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपको वायु में पता है कि बहुत सारे धूलकण, ऑक्सीजन, अलग अलग प्रकार की गैसें होती है, और धूलकण, कोहरा, ये सब होने की वजह से उसकी स्पीड क्या होती है, घट जाती है। लेकिन निर्वात तो वैक्यूम होता है नहीं कुछ, तो वहाँ पर लाइट उसकी ज़्यादा होती है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि पानी में हवा का बुलबुला चमकीला दिखाई देता है, इस कारण प्रकाश का क्या होता है बताइए? तो आपको स्टूडेंट पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से पानी में हवा का बुलबुला जो है वो चमकीला प्रतीत होता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए कि किसी गोलिया दर्पण की तथा किसी गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरी जो है वो -15 सेंटीमीटर। आप याद रखोगे स्टूडेंट कि फोकस दूरी कितना है बच्चों, फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर। तो पूछा कि वह दर्पण और वो लेंस क्या हो सकता है। तो पहली बात देखिएगा, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। आपको एक बात पता होगी, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये देखो, ये ओरिजिन है आपका। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, ये यहाँ से ओरिजिन है। इस ओरिजिन से इधर का दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और इधर की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से मैं अगर बताऊँ आप लोग को, अगर मैं इस तरह से कोई फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, और इस तरह से कवर कर रहा हूँ, पीछे इसका कलाई कर रहा हूँ सिल्वर का, तो आपको पता कि ये क्या बन जाएगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो अवतल दर्पण में जो है ना, लाइट रिफ्लेक्ट होके इधर ही चली आती है।
इसका मतलब फोकस दूरी इधर चले आता है और ये निगेटिव एक्सिस में आ जाता है, इसलिए अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होगी, निगेटिव होगी। पहली बात अवतल दर्पण होगा, क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। फिर हम लेंस की बात देखते हैं। लेंस में क्या होता है वो देखो, लेंस में दो प्रकार की लेंस होती है, एक तो अवतल होती है, दूसरा उत्तल होती है। तो उत्तल लेंस इस तरह से होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, लाइट जो है ना सीधे पास करता है, इधर चले जाता है, तो ये फोकस पॉजिटिव होता है। और अवतल लेंस में क्या होता है वो देखो, यहाँ से ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट आया टकरा कर इधर भागा और इसका फोकस हम बैक में लेते हैं, तो कहते हैं यहाँ पर अवतल लेंस ही होगा। ठीक है, तो दोनों मिला के अवतल लेंस और अवतल दर्पण ही होगा, क्योंकि अवतल दर्पण और अवतल लेंस का ही फोकस दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। सो स्टूडेंट ये ऑप्शन ए इज करेक्ट है, दोनों क्या होगा, अवतल ही होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है कि मस्तिष्क जो है वो किसके लिए उत्तरदायी होती है। तो बच्चों याद रखिएगा, मस्तिष्क आपका बी नंबर आंसर है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार की नेत्र दोष में दूर की वस्तु प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जरा आप हमें बताइए। तो याद रखिएगा बच्चों, दूर की वस्तु रेटिना से पहले बनता है। तो यह बीमारी क्योंकि दूर पूछ रहा है तो आप ऐसे याद रखो, निकट वाला आंसर होगा, क्या होगा, निकट वाला आंसर होगा। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है कि 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। कितना होता है बच्चों, 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, योर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपसे कि विभव का एसआई मात्रक क्या होती है। तो बच्चों याद रखना, विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कि 100 वाट के एक विद्युत बल्ब को 250 वोल्ट के पदार्थ से जोड़ दिया जाए तो उससे कितना करंट प्रवाहित होगा। तो एक रिलेशन बच्चों आपको याद होना चाहिए कि P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है बेटा। P मतलब पावर, V मतलब विभवांतर और I मतलब करंट होता है। तो यहाँ से मैं I बराबर क्या लिख सकता हूँ बच्चों, I बराबर मैं लिख सकता हूँ P/V। क्या लिख सकता हूँ, P/V लिख सकता हूँ। तो I बराबर जब मैं P/V लिखूंगा बेटा, तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ है, P दिया है 100 वाट और वोल्ट कितना है 250। ठीक है, जब मैं इसको कटूंगा तो 0 से 0 कटेगा और 5 से काटूंगा तो 15 10 और 5 25। ठीक है, अब मैं अगर इसको डिवाइड करता हूँ तो 4 5 20, डेट मीन 0.4 एम्पियर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। रिलेशन आप याद रखना बच्चों, क्या होता है, P बराबर VI, आप याद रखना P बराबर VI होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग का आंसर हो गया 0.4 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुंडली का ज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है। तो ओम का नियम से आप जानते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होता है, I होता है। तो V बराबर क्या होगा भाई, I इंटू आर होगा, कोई कांस्टेंट आता है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर सर निकालेंगे तो क्या होगा, V/I हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात कर लेते हैं। 11 में आपसे पूछा बच्चों कि मानव में ग्राही ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है। तो आप जानते हैं कितनी होती है, यस, कितनी होती है, 5 होती है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछता है कि चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होता है। देखिए आप लोग को ये सब बातें याद होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि अगर ये सब याद नहीं है ना फिर आप एग्जाम और परफॉर्मेंस अच्छा कैसे कर पाओगे। तो मेहनत करो, अभी भी वक्त है, रिजल्ट अच्छा अचीव करो। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेबर हो जाएगा। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको लोग बता दूं कि बाबू अगर ये सब PDF आपको चाहिए ना तो मेरा टेलीग्राम है चैनल, उसे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक दे देता हूँ टेलीग्राम का, या आप मिशन ऑफ SRG टेलीग्राम खोल के सर्च करिए, मिशन ऑफ SRG
आप वहाँ से जुड़ जाइए, आप इन सबों को पीडीएफ का अच्छे तरीक़ा से और पहले वाला पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट जानकारी मैं आपको ये दे दूँ कि अगर आप मेरे नए दोस्त हैं या मेरे नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरह से जो आपको बेनिफिशियल वीडियो है वो आप तक मैं पहुंचा पाऊँ, नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप अच्छे से रिवीजन कर पाऊँ और रिजल्ट गर्दा मचा दे। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट चलता है। ठीक है, मेरा ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जो है वो श्री राधे गुरुकुल साइंस एंड आर्ट क्लासेज है। कहाँ पे सर? ये बड़गांव में हसनपुर चीनी मिल है, वहाँ पर है। ठीक है, तो मेरे आसपास के जो भी प्यारे बच्चे होंगे या बच्चियों होंगे वो सब बाबू आ जाओ आप लोग। ठीक है, न्यू सेशन जो है 22-23 के लिए 2022-23 में क्लास 7th टू क्लास 12th और उसके साथ साथ कंपटीशन का भी बैच अलग अलग अनुभवी शिक्षकों के द्वारा 5 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब से? 5 जनवरी से। आप आओगे मेरे संस्था, बच्चों हम सभी शिक्षकगण मिलके आप पे जबरदस्त मेहनत करेंगे और आपके सपना को पूरा करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि घरेलू विद्युत आपूर्ति करने के लिए एसी करंट, अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है, आप याद रखना। ठीक है, कितना? 50 हर्ट्ज होती है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 14 करा कि इनमें से कौन सा जय मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो बच्चों आप याद रखना, नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्या नहीं है? नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो बाबू आप याद रखना, कहाँ से होती है? यकृत से होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे पूछ रहा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? आप ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लगा लो ट्रिपल स्टार। नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? नरम लोहा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 17 कह रहा है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? क्या आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं? अगर नहीं तो आपको जबरदस्त मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये सवाल कैसे बनेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक न्यूमेरिकल है तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वो P बराबर V² ये रिलेशन होता है। ठीक है, अब P बराबर V² रिलेशन होता है। निकालना क्या? प्रतिरोध निकालना है। तो R बराबर बाबू क्या हो जाएगा बताओ तो? V² हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, डेफिनेटली आएगा। क्योंकि अब अगर हमको पता है कि सर R बराबर V² होगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा? V का मान रख दूंगा। V कितना सर? 220 वोल्ट है, तो 220 का स्क्वायर मतलब 220 गुना 220। ठीक है, आगे देखिए 220 गुना 220। अब बट्टा वाट कितनी है मतलब पावर कितनी है? तो पावर 100 वाट है। 0 से 0 0 से 0 ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए, बचा क्या? 22 × 22 होता है कितना सर? 484 ओम होगा। आपका बी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग चलते हैं। 18वां नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश के किस वर्ण मतलब किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होती है? तो आपका जवाब बच्चों होना चाहिए, क्या पता है आपको? देखिए, तरंगदैर्घ्य जिसकी सबसे अधिक होती है, दूरी वह सबसे अधिक तय करता है। ठीक है, तो कौन होगा? वो रेड वाला होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और एक चीज और भी याद रखना, तरंगदैर्घ्य जिसकी जितनी अधिक होती विचलन उसकी उतनी ही कम होती है और वो अधिक दूरी तक वो जाती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य अधिक विचलन कम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है आपके लिए तो सीधी रेखा में। ठीक है, किसमें? सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन नंबर 20 करा KClO3, यहाँ से केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है। KClO3 को गर्म करने पर क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है? यस सर, ऑक्सीजन मुक्त हो जाएगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो ऑक्सीजन निकल जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन निकल के क्या बचेगा? पोटेशियम क्लोराइड बच जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि फेरस सल्फेट से लोहा
को निम्नांकित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी, आप हमें उसका नाम बताइए। यस, आपको पता है किसका होगा, जिंक होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एसिटिक अम्ल एक है, जरा बताइए एसिटिक अम्ल क्या है। तो ये सर निर्मल अम्ल है। कौन सी अम्ल है, निर्मल अम्ल है। कोई बच्चों हमको बताओगे कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। यस सर, हमें पता है क्या होता है, NaHCO3, ठीक है। पोटेशियम बाइकार्बोनेट, इसको हम लोग बोलते हैं बेकिंग सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं। बेकिंग सोडा का क्या है, ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24, और 24 आपसे कह रहा है कि पीतल है, आप लोग की पता है ना बच्चों क्या है पीतल, सर पता है क्या है, मिश्र धातु है। ठीक, खूब बहुत बढ़िया बात। एक धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जाता है बच्चों, वो सोडियम है। आप याद रखना, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है। हीमेटाइट अयस्क है, लोहा का हीमेटाइट अयस्क है, आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट है आपका। ओके, अब आगे देखिए कार्बन। कार्बन को आपको पता है कि सर कार्बन अधातु होता है। सबसे पहली बात, कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना तो लिखिए सर 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। 2 2 4 2 6, इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एथीन के बहुलीकरण से बनता है। भाई एथीन की बहुलीकरण से पॉलीथीन बनता है। इथीन पॉलीथीन, कितना सुंदर मिल रहा है, मैचिंग हो रहा है। आप इसे याद रख लो, ठीक है। बेंजीन का सर सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र। संरचना कैसे होता है सर, संरचना देख लो, बेंजीन का संरचना कुछ इस हिसाब से होती है, ठीक है। ओके, एक को छोड़ के एक में डबल बॉन्ड होता है, एक को छोड़ के एक में डबल बॉन्ड, एक को छोड़ के एक डबल बॉन्ड होता है, या फिर इस तरह से होता है, ठीक है। ये बेंजीन हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछ रहा है कि जरा बताइए स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, किसका स्टेनलेस स्टील जो है वह मिश्र धातु है, ये हमें बताइए। तो क्या आपको पता है किसका है, यस सर पता है, लोहा का। किसका है, लोहा का है। अब 31 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था। देखो ये सवाल कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था कि न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम कब दिया था, लेकिन आपको याद रखना है कि 1893 में दिया था, 1893 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताइए पीएच मान 7 हो तो वह विलयन क्या होगा। तो हमको पता है सर, अगर पीएच मान 7 है तो विलयन क्या होगी, उदासीन होगी। सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है आवर्त सारणी में प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, सर क्षारीय धातु होते हैं, ठीक है। चलो आगे, सर ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का होता है C6H12O6, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, C6H12O6। और आपसे चीनी या शर्करा के पूछे तो क्या लिखेगा, C12H22O11, ठीक है। या देखो कहो 12 22 11, इससे आप याद रख लो शॉर्ट फॉर्म में। नंबर 35 नंबर क्वेश्चन करा कि अब तक कितने तत्वों का पता लग चुका है, तो याद रखिएगा 114 तत्व का पता लग चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछ रहा कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो आपको हमेशा एक बात याद रखना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आपको 37 पूछ रहा है कि हाइड्रा में क्या नहीं होता है। तो बच्चों याद रखना, हाइड्रा में मस्तिष्क नहीं होता है, ठीक है। चलो हाइड्रा वही मुकुलन जो होता है निकल जाता है, ठीक है, इसे वाला वही, इसमें मस्तिष्क नहीं होता। आगे कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो बच्चों याद रखना, मानव हृदय में कितने होते हैं, 4। अच्छा मछली में आपसे पूछे ना तो आप जवाब दीजिएगा मछली में 2 होता है, फिश में कितना होता है, 2, ये भी सवाल आ जाता है, ठीक है। तो 4 हो गया मानव हृदय। ओजोन परत पर पाया जाता है, क्या पाया जाता है बच्चों बताओ तो, ओजोन परत पर वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। ओजोन परत जो है वो वायुमंडल की ऊपरी सतह में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सी रोग होती है, बताइए तो एनीमिया होती है। सर हमें पता है एनीमिया होती है। ओके, आगे बच्चों आपसे पूछ रहा है कि सर बताइए कि ऑक्सीजन क्या है। देखिए ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ, ऑक्सीजन क्या है। तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए कि सर
ऑक्सीजन हार्मोन होती है। क्या होती है? ऑक्सीजन हार्मोन होती है। ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना। कौन लिखे? डार्विन लिखे। बहुत खूब। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है बताओ? क्लोरोफिल वर्णक का रंग हमेशा याद रखिएगा हरा होता है। किसका कैसा होता है? हरा होता है। ठीक है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर कितना? 44। पूछा टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? आप याद रखें, याद रखना बच्चों, उत्तराखंड में। ठीक है। चलो आगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पूरा नाम, सॉरी हम तो पूरा नाम बोल ही दिए। CFC का पूरा नाम क्या है? ये देखिए बच्चों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। बहुत आसान सवाल आपसे पूछा है, इसलिए घबराइए नहीं। 40 में ना आपका बनाना है ना, 40 में एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आप इन सब शीट को पूर्ण रूप से आप देख लेते हो ना, जितना मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, अगर आप पूरा रिवीजन कर लेते हो, यकीनन मानो ये दावा है कि आपसे एक भी सवाल गलत नहीं होगी। अगर आप कोई ऑप्शन गलत नहीं भर के आते हो तब आपको एक एक सवाल का उत्तर मालूम होगा। ठीक है। 80 का 80 सवाल आपसे वहाँ पर सॉल्व होगा, आप यकीन करो। ठीक है। मिशन ऑफिसर जी अपनी पूरी निष्ठा से आपके प्रति मेहनत करता है और ये सफल होगा। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? आपको पता है सर? 32 होती है, 32 दांत होती है। ठीक है। आगे देखते हैं। चूंकि 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही आहार श्रृंखला बताइए। क्या चिड़िया सांप को खाता है? क्या सांप घास खाता है? जी नहीं सर, बिल्कुल गलत। क्या मछली घास खाती है? हे सर ये तो गलत हो गया, मछली खाती नहीं घास। क्या बकरी घास खाती है? हाँ खाती सर। घास हिरन खाती है। घास को कोई हिरन खाती, मतलब घास हिरन को खा जाएगी, ये कैसे हो गया सर? ये तो गलत हो गया। चलो अब अगला लास्ट ऑप्शन डी बचा, सही होगा, क्योंकि घास कौन खाती है? हिरन। और हिरन कौन खा जाता है? सीड। सर ये आहार श्रृंखला बिल्कुल सही है, इसका मतलब डी इज राइट। ठीक है। आपसे पूछा कि ओजोन परत के अवक्षय के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार कौन है? आपको याद रखना होगा बच्चों, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 49 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बच्चों कि आपसे पूछ रहा है कि बताइए वह पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन मतलब H+ आयन देता है उसे हम क्या कहते हैं? बहुत अच्छे तरीका से रहनी है इसका नियम, अगर आपको याद हो तो हम उसको अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ओके। चलिए, आपको अरेनिस ने बताया था ना कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या देता है? हाइड्रोजन आयन लेकर देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन लेकर देता है। सिंपल सी बात है, यहाँ से हम याद रखेंगे सर, क्या दिक्कत है? चलो नेक्स्ट। अच्छा ये दोनों सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 50 और ये वाला। ठीक है। 51, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र ये रखना, CaSO4 इंटू हाफ H2 होता है। और जिप्सम का क्या होता है सर? जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2। ये दोनों में डिफरेंस याद रखना। ठीक है। ये दोनों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो गया। चलो इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट। और ये जिप्सम है जो कैल्शियम सल्फेट डेका हाइड्रेट है। ठीक है, याद रखना। जिप्सम हो गया। पूछा कि निम्नलिखित में धातु है, देखिए नाइट्रोजन सर नहीं है क्योंकि ये गैस है, और गैस जितनी होती है प्रायः अधातु होती है। ऑक्सीजन सर गैस है, खत्म करिए। सल्फर सर नहीं होगा, तो होगा क्या? कॉपर होगा। ठीक है। आगे देखो, लोहे की परमाणु संख्या बताइए। सर 26 होती है, सिंपल सवाल है। लोहा से जिंक लेपित करने की प्रक्रिया गैल्वीकरण कराती है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखना। ठीक है। ब्रोमीन और धातु की अवस्था होती है, तो ब्रोमीन और धातु की अवस्था कैसी होती है? आपको पता है, क्योंकि ब्रोमीन जो है वो क्या है? अधातु है। और ब्रोमीन की चूंकि अधातु होती किस में है? तो अधातु सर तीनों अवस्था में पाई जाती है, प्राय ठोस, द्रव और गैस में। लेकिन हम ब्रोमीन की पर्सनल बात करते हैं तो ब्रोमीन क्या होगी? वो ठोस होगी। ठीक है। चलो, पूछा कि निम्नलिखित में से कौन उप धातु है? देखिए लोहा तो होगा नहीं, कॉपर तो होगा नहीं धातु, निकेल तो होगा नहीं, तो होगा कौन? एंटीमनी Sb होगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु? स्टेनलेस स्टील। आपको पता है? यस सर पता है, लोहा का, निकेल का और क्रोमियम का। ओके। क्वेश्चन नंबर 59, 49 नंबर पूछा कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? तो धातुएं सर अम्ल के साथ अभिक्रिया करके
लवण और हाइड्रोजन बनाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि तांबा का सबसे मुख्य अयस्क निम्नलिखित में से है, वह कॉपर पायराइट है। तांबा का मुख्य रूप से अयस्क क्या है? कॉपर पायराइट है। आगे देखो, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो बच्चों आप याद रखना, पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 62 62 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में निम्नलिखित नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे कह रहा है कि निकट दृष्टि में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? तो भाई वो घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों आप याद रखना, रेटिना पर बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पूछ रहा है आपसे कि अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो बताइए क्या होता? अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो हमको पता है कि सर आकाश क्या है? पृथ्वी के वायुमंडल से हम लोग जब बाहर जाते हैं तो क्या दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग काला दिखाई पड़ती है। तो हमें आकाश का रंग कैसी दिखाई पड़ती? काला दिखाई पड़ती। ओके, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि जरा बताइए कि एक सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होनी चाहिए? तो अनंत हम देख सकते हैं सर, आसमान देख सकते हैं, तो अनंत तक हम देख सकते हैं। ठीक है, मुझे कह रहा कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होती है? तो हमको पता सर, विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या होती है? एम्पियर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि सर बताइए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितनी चार्ज रहती है? ठीक है, तो हमको पता है सर, वो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम्ब होती है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर कितने के बराबर है? तो आप जरा बताओ बच्चों कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होगी? सर 1 जूल प्रति कूलम्ब के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 69 पूछ रहा है कि विद्युत परिपथ में एमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है? बच्चों ये देखना, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर जो है वह किस क्रम में जोड़ा जाता है? वोल्ट मीटर आपको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और एमीटर श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर की माप किस यंत्र से किया जाता है? तो बच्चों आपको याद होनी चाहिए कि विभवांतर की माप किससे की जाती है? वोल्ट मीटर से की जाती है। ठीक है साथियों, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 आपसे कह रहा है बच्चों कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? क्रिया आरंभ होती है। तो बताइए, आपको तो पता होनी चाहिए, कहाँ से होना चाहिए? बताइए, होती है सर कहाँ से? मुख से होती है सर, क्योंकि यहीं से पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आपको 72 पूछ रहा है कि परामेशियम एक जीव है। तो परामेशियम जो है वह एक किस प्रकार की जीव है? आपको पता है कि सर ये एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, आगे देखिए, पूछा कि सामान्य अवस्था में एक स्वस्थ व्यक्ति की रक्तचाप कितनी होनी चाहिए? तो सर हमें खूब अति उत्तम याद है, 120/80 होती है। आगे के क्वेश्चन नंबर बच्चों हम करें क्योंकि समय अधिक लग रही है। क्वेश्चन नंबर कितना? 74 बोल रहा है कि अमाशय से आने वाला भोजन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 74 पूछ रहा है आपसे, अमाशय से आने वाला भोजन कैसी होती है? अम्लीय होती है सर। हाँ देखिए, ये सवाल मैंने आपको बताया था कि मछली की हृदय कितनी होती है? हृदय में कोष्ठक कितनी होती है? 2 ही होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से परजीवी पादप है कौन सा? आप उसका नाम बताओ। तो हमको पता है सर, विषाणु ही है परजीवी। ठीक है, चलो ओके। अगर क्वेश्चन नंबर 77 मतलब 77, चूने के पानी का रंग अगर CO2 की उपस्थिति में कैसा होता है? सर हमें बहुत खूब बढ़िया से पता है कि दुधिया होता है। ठीक है, आगे देखिए, रेजिन जो है, रेजिन किस पौधे से उत्सर्जित होता है? सर हमें पता है, रेजिन चीड़ नामक पौधे से उत्सर्जित होता है। ठीक है, मानव हृदय में बच्चों कितने कोष्ठक होते हैं? ये सवाल पहले भी हमने बताया, कितना होता है? 4 होता है। और आज की लिए है लास्ट क्वेश्चन है, तो आज की लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। यह आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका जवाब हमें बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दोगे, क्योंकि अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ ना, ठीक है, तो आप भी मेरे लिए थोड़ा सा एक काम करो, लाइक कर दो, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है बच्चों, और इसका 80 नंबर क्वेश्चन का आप हमें जवाब कमेंट बॉक्स में लिखो।
मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।